माननीय श्री मनोज पारस जी बोलेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग निर्माण राशि को तथा सिंचाई विभाग अनुदान संख्या 95 सिंचाई विभाग अधिष्ठान के अंतर्गत अनुदान की मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। कमी करने का उद्देश्य विभाग की नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा प्रदेश और देश कृषि बहुल्य प्रदेश, लेकिन आज किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं। सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों की आय दुगनी कर दी। आज किसान जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो मेरे ख्याल से सारा सदन उससे भलीभांति परिचित है। आज किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस धरती माँ का सीना चीरकर न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है, न उसे जंगली जानवरों से अपनी जान के खतरे को महसूस करता है, रात का अंधेरे में सांप से अपनी जान को खतरा महसूस करता है, उसके बावजूद गर्मी, धूप, बरसात, ठंड में सीना चीर करके, धरती माँ का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और तब इस पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरने का काम करता है। आज 154.98 लाख परिवार लगभग ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं। राज्य की कुल आबादी का करीब 60% आबादी कृषि क्षेत्र से लगी है। हमारा राज्य देश में लगभग 19.8% अनाज का उत्पादन करता है, वो भी इन परिस्थितियों में करता है। पूरे देश का 19.8%, जबकि किसान को कोई उत्तर प्रदेश में सुविधा आज की तारीख में नहीं है। आज किसान सरकारी आंकड़ों के अनुसार 75% क्षेत्र सिंचित है, जबकि वास्तविक स्थिति यह नहीं है। अब भी करीब कुल भूमि का 35% से अधिक का क्षेत्र सिंचित नहीं है, चाहे वो आपके ट्यूबवेल फेल होने की वजह से हो, चाहे वो आपके नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने की वजह से हो, चाहे नहरों की टेल तक पानी न पहुंचने की स्थिति की वजह से हो। मान्यवर, सोच कर देखिए, अगर 80% भूमि हकीकत में सिंचित हो जाए तो हमारे राज्य की उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल कारण, जो अच्छी अर्थव्यवस्था का मूल कारण कृषि है, किसान है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं तो बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार इस देश और प्रदेश की परिस्थितियों को श्रीलंका जैसी परिस्थिति बनाने में देर नहीं लगती, अगर हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश ना होता। आज जो हम मान्यवर सदन के सदस्य सभी सदस्य सम्मानित सदस्य जानकारी रखते हैं कि तमाम प्रयासों के बाद आपके झूठे आश्वासनों के कारण हमारी सिंचन क्षमता घटी है। नहरों से जितनी सिंचाई आज से 8 साल पहले हमारी सरकार के समय होती थी, माननीय शिवपाल जी बैठे हैं जो हमारे कृषि मंत्री रहे और सिंचाई मंत्री रहे, उनके समय में जितनी परियोजनाएं शुरू की गई उनको पूर्ण किया गया, नहरों की टेल तक अंत तक पानी पहुंचाया गया और किसानों के लिए अपासी माफ की गई। सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में, हमारे नेताजी की सरकार में किसानों की नहरों की अपासी समाप्त की गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय पिछले अखिलेश यादव जी की सरकार में ट्यूबवेल की अपासी माफ की गई। आज बड़े दुख के साथ मान्यवर कहना पड़ता है कि आपकी पुस्तिका में पेज नंबर 16 पर आपके द्वारा बताया गया कि प्रदेश में इस समय लगभग 6600 प्लस 1750 प्लस 569 कुल 8900 ट्यूबवेल आज भी खराब है, जबकि जमीनी हकीकत के करीब आज 15,000 से ज्यादा ट्यूबवेल खराब है। किसी का मोटर फूका हुआ है, कहीं कोई पानी छोड़ गया, कहीं ट्रांसफार्मर फूक गया, कहीं बिजली कनेक्शन नहीं है। और मान्यवर, आने वाली इस गर्मी में, क्योंकि जब वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा, बरसात कम हो रही है, जब वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा तो इस स्थिति से बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति हो जाती है कि 5000 ट्यूबवेल और फेल हो जाने की स्थिति में आ जाएंगे। मान्य, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचित कर पाए तथा सिंचाई के उपयुक्त साधन दे पाए। मान्यवर, 4 क्षेत्रों में हमारा प्रदेश लगभग बटा है। बुंदेलखंड की क्षेत्र स्थिति आज की सिंचाई के मामले में बहुत पीछे। बहुत जो प्रयास किए गए वो ज्यादातर हमारी सरकार में थे
आपने कोई नई योजना नहीं बनाई। पूर्वांचल का भी हाल ऐसा ही है। मध्यांचल की स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन वो स्थिति भी पिछली हमारी सरकार की देन है। पश्चिमांचल की स्थिति अच्छी होने में आपका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वहां विशेष तौर से वहां के किसान अपने निजी नलकूप बना करके, ट्यूबवेल बना करके स्वयं अपनी भूमि को सिंचित करते हैं। मान्यवर, पश्चिम में भी मेरे लगातार 8 सालों से लगातार मांग करने के बाद कि बिजनौर मेरा जिला, मैं बिजनौर जिले से आता हूं, वहां पर बढ़ापुर क्षेत्र है जहां की जमीनें ऊंची नीची हैं। सहारनपुर के हमारे सम्मानित विधायक बैठे होंगे, वहां भी सहारनपुर जिले में भी पहाड़ी क्षेत्र लगा हुआ जो ऊंचा नीचा है। लगातार मांग करने के बाद आज तक उस क्षेत्र में एक ट्यूबवेल नहीं बन पाया। वहां प्राइवेट ट्यूबवेल बनाने के लिए बिजली की अनुमति नहीं दी जाती। डीप बोर की मशीनें उपलब्ध आपके पास नहीं है। वहां का किसान जमीन बेचने को मजबूर है। एक तरफ वो सिंचाई से परेशान है, दूसरी तरफ वहां जंगली जानवरों से उसकी खेती का नुकसान होता है। ऐसे समय में मजबूर किसान क्या करे, जमीन ना बेचे तो और क्या करे। मैं आज फिर आप माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उनका ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि हकीकत में आप सिंचित क्षेत्र बनाना चाहते हैं तो बिजनौर में और सहारनपुर में हजारों हेक्टेयर भूमि आज भी सिंचित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ऊंची नीची होने के कारण वह नहरें निकल नहीं सकती। वहां ट्यूबवेल ही एकमात्र साधन बन सकता है, नहीं तो आज भी भगवान भरोसे हैं कि कब बारिश होगी, कब हम फसल बोएंगे। इसलिए आपका ध्यान विशेष तौर से इस तरफ के ले आना चाहता हूं कि या तो उस क्षेत्र में आप जो है डीप बोर करा करके वहां सरकारी ट्यूबवेल बना दीजिए जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि को पानी मिल सके, या फिर कम से कम प्राइवेट ट्यूबवेल बनाने के लिए बिजली की अनुमति मिल जाए, क्योंकि वो वन क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है। मान्यवर, आज भी किसान 75 साल देश को आजाद होने के बाद भी प्रकृति के सहारे पर निर्भर, भगवान के सहारे पर है, भगवान भरोसे है। और तो और बादल देख करके किसान जब बादल देखता है तब अपनी धान की उगाई करता है। गेहूं के सीजन के लिए ठंड के आसार देखता है तब गेहूं बोता है कि इस बार ठंड कैसी होगी, क्योंकि ठंड में गेहूं अच्छा होता है। गन्ना बोने के लिए सिंचाई हेतु भगवान से प्रार्थना करता है कि सिंचाई हो तो मैं अपने पलेवा कर सकूं, उसकी जुताई कर सकूं, गन्ना बो सकूं। यही हाल हमारे ट्यूबवेलों का है, जबकि 66% भूमि सिंचित होने के लिए इन ट्यूबवेलों पर निर्भर है। सरकारी ट्यूबवेल कैसे रहेंगे, कैसे सही रहेंगे? स्टाफ आपके पास है नहीं, नई भर्ती आपको करनी नहीं। ट्यूबवेल ऑपरेटर पहले जिम्मेदार होता था कि उसका ट्यूबवेल अगर खराब हो जाए तो उस ट्यूबवेल को ठीक कराता था जेई और एई के माध्यम से। आज जेई नहीं है, ट्यूबवेल ऑपरेटर आपने खत्म कर दिया, एक्सीएन नहीं है। आज भी ट्यूबवेल अगर कोई चल भी रहा है तो उसमें माफियाओं का कब्जा है। वो जब अपने खेत को पानी भरने के अलावा किसी दूसरे को पानी नहीं देता। गरीब आदमी आज भी मोहताज रहता है कि कब मुझे चाबी ट्यूबवेल की मिलेगी, लेकिन पूरा सीजन बीत जाता है फसल के बोने के टाइम से लेकर के काटने तक, लेकिन उसे ट्यूबवेल की चाबी नहीं मिल पाती, पानी नहीं मिल पाता। नहरों की स्थिति इससे भी खराब है। नहरों के रखरखाव के लिए भी स्टाफ नहीं है। पहले एक पद होता था सींचपाल, वो लगभग खत्म हो गया। फसल की बुवाई के समय या सिंचाई के समय नहर में पानी नहीं आता भी है तो दबंगों द्वारा नहरों को रोककर काट लिया जाता है। समय समय जगह जगह रोक करके, नहरों को रोक करके अपनी सिंचाई की जाती है। गरीब आदमी को, छोटे किसानों को पानी नहीं मिल पाता। स्टाफ तो कम था ही, लेकिन निरीक्षण अथवा करने के लिए, सुगम बनाने के लिए पहले नहर की पटरियों को हमारी सरकार ने पक्का करने का काम किया था, जिससे कि कम से कम कोई भी चलता फिरता राही, कोई भी पुलिस का अधिकारी, कोई और राजस्व का अधिकारी उस नहर को निकले तो देख ले कि कहीं नहर तो कटी हुई नहीं है, कहीं नहर से लोगों को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा। लेकिन आज आपने उसको भी बंद कर दिया और आज कोई पटरी पक्की नहीं की जा रही। कोई भी परियोजना आपसे इन 8 सालों में नई नहीं बनाई गई। और तो और मान्यवर, हाँ, एक बात जरूर आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कम से कम कुछ काम सेल्फ सफाई के लिए ठीक अच्छा किया है। मान्यवर, सीधे तौर पर इस विभाग से राजस्व प्राप्त नहीं होता, तो मुझे तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये सरकार इसमें कोई, इस विभाग में इंटरेस्ट ही नहीं लेती, इसलिए कोई नई पोस्टिंग नहीं, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इसमें भर्ती नहीं करते। मान्यवर, आपसे ये अनदेखी का शिकार ये विभाग नहरों की सिंचाई की आपसे, हमारी तरफ से ये आपसे 3 साल की मुझ पे पुस्तिका है। ये जो आपने 21-22 में, सबसे पहले 21-22 में आपने जो सिंचाई का बजट रखा,
सॉरी 22-23 में, इसमें सरकार द्वारा 21 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण, जिससे 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता सृजित, जिससे 46,69,000 कृषक लाभान्वित होंगे। विभिन्न जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुनः स्थापना होगी तथा लगभग 1.10 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। नहरों में सरकारी नलकूपों किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा, 1100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था। ये माननीय सदस्य शॉर्ट में कर लीजिए, 10 मिनट हो गए हैं। बजट है और भी ये आपका 2023-24 में भी यही योजनाएं, सेम यही योजना संक्षिप्त कर लीजिए। 23-24 में जिक्र है और आज 24-25 का मेरे हाथ में है। 24-25 में भी यही योजनाएं आपने लिखी। आखिर आप किसको गुमराह कर रहे हैं? 22-23 में वही योजना, 23-24 में योजना, 24-25 में वही योजना। आखिर आपकी ये योजनाएं कब पूर्ण होंगी? मान्यवर जी, धन्यवाद माननीय सदस्य, आपका समय भी काफी हो गया, 10 मिनट हो गए हैं। अब कृषि पर एक बार कृषि पर और एक बार सिंचाई पे बोलेंगे माननीय संदीप पटेल जी। अभी 20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए कहा गया, अभी तो 10 मिनट भी नहीं। 1 घंटे में 6 जने बोलेंगे ना माननीय सदस्य। 10 मिनट भी बोलो। 10 मिनट आप बोल लीजिए, तो उसके बाद और बोलेंगे। वर्षा के जल संरक्षण करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। तालाब माननीय सदस्य 2 मिनट में कर लीजिए। पुरानों पर या उन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके प्लॉटिंग कर दी। दिन प्रतिदिन वाटर लेवल गिरता जा रहा है, इसलिए ट्यूबवेल फेल हो गए, नए डार्जोन विकसित हो रहे हैं। इससे बचने हेतु छोटी छोटी परियोजनाएं अपनों को बनानी चाहिए, जलाशय बनाने चाहिए, बंदे बनाने चाहिए। तालाबों को कागजों में खोदा जा रहा है और जो पट्टे कर दिए उनको निरस्त करके वहां तालाब बनाने चाहिए। आज जानवरों को पानी को पीने को पानी नहीं मिल पाता, आज जानवर मर रहे हैं। मान्यवर, ये कैसे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी? गंगा नमामि गंगे में ग्रामीण पेयजल योजना में मान्यवर इसका हाल तो इतना बुरा है कि आज इस योजना की वजह से जो गांव और जो शहर कम से कम 15-15, 20-20 साल पीछे चले गए। कोई ऐसा रास्ता गांव का नहीं, शहर का नहीं जो खोद के नहीं डाल दिया गया। किसी गांव में पेयजल व्यवस्था आपकी पूर्ण नहीं हो पाई, घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। और इसमें इतना लंबा चौड़ा बजट आपने दिया है, 2 इंच पाइप से कैसे पानी पहुंचेगा? मात्र 2 इंच का पानी का 2 इंच पानी पाइप डाला जा रहा है। 3-3 किलोमीटर दूर आपकी टंकियां बनाई जा रही हैं। इस तरह से पानी कैसे पहुंचेगा? बजट आपका 2022-23 में 19,500 करोड़ रुपए, 23-24 में 25,350 करोड़ रुपए, इसी बजट की बात करके आप समाप्त करें माननीय सदस्य। और 25-26 में 4,500 करोड़ रुपए का बजट, इतना भारी धन्यवाद माननीय होने के बावजूद भी अब कृषि पर माननीय संदीप पटेल बोलेंगे। कृषि पर मैडम कंक्लूड कर रहे हैं। इसी बजट का बोल दीजिए ना, विदिन आपका समय भी खत्म हो गया। माननीय संदीप पटेल, आप प्लीज बोलिए, आप बोलिए, आपका ऑन हो जाएगा माइक। पुराने ट्रांसफार्मर आप बोलिए ना, बदले जाए, छोटी छोटी माननीय सदस्य, प्राइवेट ट्यूबवेल बनाने आसान हो। इसलिए आपसे अंत में कहना चाहता हूं, माननीय संदीप पटेल जी आप बोलिए, आपको कुबेर का पूरा खजाना भी दे दिया जाए तो। माननीय संदीप पटेल जी कृषि पर बोलेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृषि विभाग में डॉक्टर R.K. वर्मा जी द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव का आप शेयर लिख के दे दीजिएगा। माननीय संदीप पटेल जी आप बोलिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं